हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों, आज मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि हिंदी जो सब्जेक्ट होता है, हिंदी की जो लैंग्वेज होती है, ये जो इसका जो पेपर होता है बोर्ड के अंदर, क्लास 10 में हो या 12 में हो या फिर किसी भी बोर्ड में हो, अगर आपका हिंदी एज ए सब्जेक्ट है, तब आपको इस हिंदी सब्जेक्ट में कैसे अच्छे से अच्छा स्कोर करना चाहिए। तो मैं अपनी एक पृष्ठभूमि बताऊं तो मैं हिंदी का स्टूडेंट रहा हूं शुरुआत से ही, क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक। और जब मैंने IIT JEE IEEE की तैयारी की, तब भी मैं मतलब हिंदी में ही मैंने तैयारी की थी। तो उस टाइम में मतलब ऐसे नहीं कि हिंदी के अंदर बहुत ही खतरनाक एक्सपर्ट था। अगर एक्सपर्ट होता तो फिर मैं लिटरेचर साइड में जाता, लेकिन ये है कि बहुत कम एफर्ट के साथ आप हिंदी में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो। मैंने कुछ तरीके, कुछ ट्रिक्स वगैरह ऐसे लगा के समझने की कोशिश की कि हिंदी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हम कैसे ला सकते हैं, और वो भी कम से कम एफर्ट्स के अंदर। तो वही सारे एक्सपीरियंस मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा। इससे पहले मैंने मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश, सोशल साइंस, इन सभी की तैयारी हमें कैसे करनी चाहिए, और अभी तो फ़िलहाल मैं मैथमेटिक्स खुद पढ़ाता ही हूँ, मैथमेटिक्स का टीचर हूँ, तो उसको तो मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो आप वो वीडियोस देख सकते हो। ऊपर की तरफ जो आई बटन आ रहा है, वहाँ पर वो एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको गाइडेंस के नाम से, उसमें ये सारे वीडियोस आपको एक साथ मिल जाएंगे। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर मैं इसी प्रकार के वीडियोस आपके लिए और भी लाता रहूँगा फ्यूचर में। तो अब वापस हिंदी की अगर हम बात करें, तो देखो, दो चीज़ें तो आप यहाँ पर समझ ही जाना स्टार्टिंग में ही, फिर हम पेपर में जैसे क्वेश्चन आते हैं उसके हिसाब से डिस्कस में करके बताऊँगा। दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो राइटिंग और एक टाइम मैनेजमेंट। आपकी जो राइटिंग है, मतलब हस्तलेखन कला है ना, वो अच्छी होनी चाहिए। लैंग्वेज वाले जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ ये तो है कि आपकी जो राइटिंग है वो तो ज़रूर देखी जाएगी। विज्ञान या फिर जो गणित वाले जो सब्जेक्ट होते हैं, उनमें एक बार के लिए राइटिंग थोड़ी बहुत बिगड़ भी जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हिंदी में आपकी जो राइटिंग है वो अच्छी होनी चाहिए, इंग्लिश में भी अच्छी होनी चाहिए, और साथ ही साथ टाइम मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर देखो, थ्योरेटिकल कुछ ज़्यादा हो जाता है, निबंध वगैरह हमें लिखना पड़ जाता है, तो टाइम कंजम्पशन काफ़ी होता है। तो जो टाइम है ना, उसको भी हमें अच्छे से यूटिलाइज करना आना चाहिए। अब ये कैसे होगा, तो इसके लिए आप पुराने सालों के पेपर्स जो प्री बोर्ड होते हैं वो टेस्ट कर लिया करो, और वो भी कितने में, 3 घंटे के अंदर। जैसे आपका एग्ज़ाम 3 घंटे का ही तो होता है, तो 3 घंटे की ड्यूरेशन पे ही आप घर पे प्रैक्टिस कर लिया करो, एक बार, कम से कम एक बार तो कर ही लो इनकी। तो अब हम देखते हैं, सबसे पहले अपठित गद्यांश देखते हैं। तो अपठित गद्यांश जब आता है, तब इसमें मैं क्या करता था, मैं पहले अपठित गद्यांश है ना नहीं पढ़ता था, उससे पहले मैं उसके क्वेश्चंस पढ़ लेता था। उससे दो फायदे हो जाते हैं मेरे को। एक तो ये कि भाई क्वेश्चन क्या पूछे जा रहे हैं, कि अच्छा इसमें ये पूछा गया है, ये वाला नाम है, तो ये नाम फिर मैं जब जो अपठित गद्यांश है ना वो पढ़ूंगा ना, तब मेरे को मिल जाएगा, तो मैं अंडरलाइन कर लूँगा। एक तो ये पता चल जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि मैं ना वो जो गद्यांश है ना, उसकी जो थीम होती है, उसकी जो भावना होती है, वो समझ जाता हूँ कि ये जो गद्यांश है वो सामाजिक समस्याओं पर है, या विज्ञान पर है, या इतिहास पर है, किस चीज़ पर ये अपठित गद्यांश हमें आज देखने को मिला है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ लिया करो, उनको समझा करो, उसके बाद में पढ़ा करो गद्यांश। और गद्यांश आपको एक बार ही पढ़ना है, क्योंकि टाइम कम होता है, गद्यांश काफ़ी बड़ा होता है, दो दो तीन तीन बार उसको हम नहीं पढ़ सकते। तो एक बार ही पढ़ना है, तो जितना भी आपका ध्यान है वो सारा केंद्रित कर दो गद्यांश पर। आसपास की चीज़ें भूल जाओ और उस गद्यांश को बहुत ध्यान से पढ़ो, और उसके बाद में आप जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनका आंसर दे सकते हो। उसमें एक क्वेश्चन आता है कि जो शीर्षक होता है ना, शीर्षक वो कैसे आप मतलब ढूंढते हो। तो आप मेरे को कमेंट भी बताना, आप शीर्षक कैसे ढूंढते हो हिंदी के अंदर। मैं क्या तरीका लगाता था, मैं कुछ एक तो क्वेश्चन जब पढ़ता था ना, तब क्वेश्चन एक ये भी होता था कि भाई शीर्षक ढूंढ के बताओ क्या है। तो क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ गया, तो उन क्वेश्चंस जो ऊपर वाले जो क्वेश्चंस हैं, उन्हीं से मैं कुछ ढूंढता था, हिंट ढूंढता था कि यार इसका शीर्षक क्या हो सकता है, बिना पढ़े अगर आप बता सकते हो तो बहुत ही शानदार। लेकिन फिर हमें गद्यांश पढ़ ही लेना होता है। तो गद्यांश पढ़ने मेरे को लगता है कि जो शीर्षक होता है, वो जो लास्ट की लाइंस होती है ना, स्टार्टिंग की लाइंस में शीर्षक मिल सकता है, लेकिन मैं वहाँ पे नहीं ढूंढता था, या फिर वहाँ से मैं जो भावना है वहाँ से नहीं ढूंढता था। मैं लास्ट के जो लाइंस होती है ना गद्यांश की, 2-3 लाइंस, वहाँ से शीर्षक ढूंढने की कोशिश करता था, और वहाँ पर मेरे को जब जब मैंने ट्राई किया, वहाँ से शीर्षक अच्छा खासा मिल ही जाता है। तो आप वहाँ से शीर्षक ढूंढ सकते हो, ये मेरा सुझाव है। आप अपने तरीके से भी कुछ मतलब चेंजेस करके शीर्षक उसका बना सकते हो। दोस्तों, अगले खंड पर आते हैं। तो अगला खंड है अपना व्याकरण का। व्याकरण में एक चीज़ तो आप मानो कि जो शब्दावली है ना, कि मतलब संज्ञा, सर्वनाम। अब सर्वनाम के भी अंदर में क्या क्या होते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम, या फिर कोई किसी और प्रकार का सर्वनाम। तो ये सारी चीज़ें ना, ये आपको होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एग्ज़ाम में ही देख रहे हो कि यार ये कौन सा समास आ गया,
बहुब्रीहि समास तो मैं पहली बार सुन, ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कम से कम उनका नाम और उनके अंदर क्या होता है, बहुब्रीहि समास में क्या होता है, द्वंद्व समास में क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही वीर रस क्या होता है, अलंकार क्या क्या होते हैं, मिश्र वाक्य क्या होते हैं, पद परिचय में क्या क्या हमें बोलना पड़ता है, संज्ञा सर्वनाम, ये सब हमें पता होना चाहिए। और जो व्याकरण के नियम है ना, उनको एकदम फीलिंग के साथ पढ़ा करो। देखो हिंदी अगर मैं आपको बता रहा हूँ तो ऑब्वियसली आप बचपन से हिंदी बोलते आ रहे हो, तो हिंदी अपनी ऐसा समझ लो कि हम बचपन से बोल रहे हैं, तो फीलिंग तो अपनी जुड़ी हुई है हिंदी के साथ में। तो जो व्याकरण के जो नियम है ना, उनको भी एकदम फीलिंग के साथ पढ़ा करो। जैसे मैं बोलूँ संबंधवाचक सर्वनाम, अब संबंधवाचक हम वैसे अगर अलग से संबंध आता है तब उसको भी तो समझ आते हैं ना, सर्वनाम हम समझते हैं। तो संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है, जो एक चीज़ का दूसरी चीज़ पर संबंध बताए, जैसे तेरा मेरा उसका इसका, है ना, ये सारी चीज़ें संबंधवाचक सर्वनाम हो गए। ऐसे ही विशेषण क्या होते हैं, विशेषता बताते हैं, छोटा बड़ा ये सब। ठीक है, तो इनको एकदम फीलिंग के साथ पढ़ा करो। फीलिंग के साथ पढ़ोगे ना तो आपके जो एफर्ट होंगे ना वो कम लगेंगे, मतलब आप कम मेहनत में फिर बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। अगले सेक्शन पर आते हैं, तो अगला सेक्शन है जो किताबों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, आपके पाठ्य पुस्तक से जो जो अध्याय होते हैं, जो पाठ होते हैं, उनसे पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, उनके बारे में बात करें तो इनको मैं दो चीज़ों में बताता हूँ कि एक चीज़ तो याद रखने वाली चीज़, याद तो देखो आपको रखना पड़ेगा। कोई कहानी है तो उस जो जो भी कहानी है उसका क्या नाम है, उसके जो भी लेखक है या लेखिका है उसका क्या नाम है, कहानी की पृष्ठभूमि क्या है, मतलब कहानी को अगर हम 2 लाइन में बोलना चाहे, 5 लाइन में कहानी को हम उसकी व्याख्या करना चाहे, तो आप क्या उसकी उसकी पृष्ठभूमि क्या है वो आपको बतानी पड़ेगी। फिर उसके बाद में जो कहानी, उसके पात्र कौन कौन है, उस कौन कौन उसमें कैरेक्टर्स है, उनके नाम आपको पता होने चाहिए, नाम। क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं कि भाई उस फला फला ने ऐसा क्या कहा, ऐसा क्यों कहा, ऐसा उसने कहा, ऐसा क्यों कहा। तो आप अगर आपको ऐसा पता चलेगा कि जैसे समझो कि ऐसा बोला कि भोला ने ऐसा क्यों कहा, है ना, ऐसा एग्जाम्पल मैंने इंग्लिश में भी दिया था, यहाँ पर भी बता रहा हूँ। लैंग्वेज वाले पेपर्स में ऐसा हमें देखने को मिलता है, नाम से क्वेश्चन आ जाता है। तो जब तक आपको पता नहीं होगा कि ये जो भोला नाम का जो कैरेक्टर है वो किस चैप्टर में है, किस पार्ट में है, किस कहानी में है, तब तक आप उस कहानी की जो सारी चीज़ें हैं ना वो नहीं ढूंढ पाओगे। तो पाठ के जो नाम है वो याद रखो, और साथ साथ उनके जो पात्र है उनका नाम भी याद रखो। फिर उसके बाद में पाठ पढ़ो, और उसके बाद में जो पीछे की तरह जो क्वेश्चन आंसर है ना वो सोल्व करो, क्वेश्चन सोल्व करो, और उनका आंसर खुद ही ढूंढना, किसी पासबुक या किसी और चीज़ से ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े, पहले आप खुद ही ढूंढो। और अगर फिर भी अगर आपको नहीं मिलते हैं तब आप उस पासबुक में से देख सकते हो। दोस्तों अगली चीज़ हम देखेंगे रचनात्मक लेखन। इसमें निबंध, पत्र, विज्ञापन, ये सारी चीज़ें हमें हिंदी में देखने को मिलती है। तो इनमें मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि जो फॉर्मेट है ना इनका, कि इनका जो बेसिक ढांचा क्या होता है वो आपको याद रखना पड़ेगा। कि सबसे पहले जैसे निबंध है तो उसमें आपको प्रस्तावना लिखनी है, फिर बाद में संदर्भ क्या है या फिर कुछ भी जो जो टॉपिक है वो एग्जैक्टली मेरे को टर्मिनोलॉजी नहीं पता, शब्दावली इसकी नहीं पता। फिर लास्ट में हम कंक्लूजन लिखते हैं, बीच में मेन बॉडी होती है इसकी निबंध की। पत्र लिखते हैं तो सबसे पहले किसको संबोधित करते हैं, बाद में विषय आ जाता है, फिर बाद में उसकी मेन बॉडी होती है, लास्ट में अपना नाम आ जाता है। ऐसे विज्ञापन में ऊपर की तरफ हेडिंग में क्या लिखते हैं, डेट कहाँ किधर किस साइड में लिखते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें फॉर्मेट आप याद रखा करो, कम से कम 2-2 3-3 अगर आप इनके एग्जाम्पल भी देख लोगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं, आप फिर खुद से भी कुछ ना कुछ लिख सकते हो। और निबंध में अगर आपको ऐसा लगे कि यार विचार अब कम पढ़ रहे हैं ना, अब क्या लिखें, तो अब जो अपठित गद्यांश है ना, जो ऊपर के ऊपर पहले क्वेश्चन में आपको देखने को मिला था, उसकी मदद आप ले सकते हो वहाँ से, अगर अगर वो रिलेटेड है तो। अगर रिलेटेड नहीं है तब तो उसमें से मदद लेनी नहीं है। लेकिन अगर जैसे जो क्वेश्चन है वो भी जैसे समझो कि जो निबंध है वो आपको पूछ लिया पर्यावरण से रिलेटेड, जो अपठित गद्यांश था वो भी पर्यावरण से रिलेटेड था, तो तब आप कुछ कुछ चीज़ें वहाँ से कुछ आइडियाज़ उठा के निबंध में आप डाल सकते हो, अगर मैचिंग होती है तो। अगर मैचिंग नहीं होती तब तो ऐसा मत करना। तो यही कुछ नियम मैंने बनाए थे हिंदी जब मेरा सब्जेक्ट था तब। अभी आपके क्या सुझाव है हिंदी या फिर किसी भी लैंग्वेज के बारे में, वो मेरे को ज़रूर बताना। अब दोस्तों एक बार मेरे को कमेंट करके ज़रूर बता देना कि अब हम किस टॉपिक पर वीडियोस लेके आएँ, ऐसे गाइडेंस की वीडियोस और भी अच्छे अच्छे। और ये वीडियो जितना भी हो सके अपने जो हिंदी में जो फ्रेंड्स है वो अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उनके साथ ज़रूर शेयर करना, अपने भाई बहनों के साथ में। और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।